सो हेमा फ्रेंड्स वेलकम। सो आज के इस वीडियो में इशिता किशोर जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया है उनके आंसर बुकलेट से हम इंग्लिश सीखेंगे और किसी क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करना है यूपीएससी में वो भी आज इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। और हम सारी चीज़ें डिटेल में देखने वाले कि किस तरीके से हम ये सारे जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उसे किस तरीके से लिखा गया है, अब उसका आंसर किस तरीके से लिखोगे हम वो डिटेल में आज देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो देखने के बाद बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगे। देखिए, थ्रोइंग लाइट ऑन द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमैनिज्म प्रोपाउंडेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए, यहाँ पे हम इंग्लिश सीख रहे थे, तो थ्रोइंग स्टार्ट में कैसा है हमको तो क्या पता है कि हम जब भी इंग्लिश सीखते हैं तो हमें क्या बताया जाता है कि अगर कोई भी आईएनजी फॉर्म आता है यानी वर्ब फोर आता है जैसे गोइंग, ओके, तो हमें क्या मायने होते हैं। जैसे मैं बोलूँगा ही इज़ गोइंग तो हमें क्या बताया गया है कि वो जा रहा है, इस तरीके से है। लेकिन अगर स्टार्टिंग में कोई चीज़ आ जाती है जैसे यहाँ पे थ्रोइंग आ गया है तो इसके माने है कि कोई चीज़ फेंकते हुए, मतलब थ्रोइंग। देखिए यहाँ पे क्या आंसर लिखे हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन क्या है, थ्रोइंग लाइट मतलब लाइट डालते हुए, प्रकाश डालते हुए, इस तरीके से एक सेंस आता है। और दूसरा इसका सेंस होता है, देखिए कि अगर आप कभी भी ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं जिम को जाना अच्छी बात है, हम ऐसा बोलते हैं ना, जिम को जाना अच्छी बात है, पढ़ना अच्छी बात है, ये सारी चीज़ें अगर समझिए कोई भी आईएनजी फॉर्म स्टार्ट में आ जाती है जैसे रीडिंग, या फिर आप बोल सकते हैं वर्किंग आउट, ओके, वर्किंग आउट इन द जिम इन द गुड हैबिट, रीडिंग इज अ गुड हैबिट। इस तरीके से जो कभी भी अगर आईएनजी फॉर्म स्टार्टिंग में आ जाती है सेंटेंस के तो हम उसे जेरेंड कहते हैं। ओके, जेरेंड, जेरेंड का मतलब होता है कि कोई चीज़ को आप, ओके, ये एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। मतलब वर्किंग आउट मतलब जो वर्कआउट है वो करना अच्छी बात है। ओके, मतलब कोई काम नहीं हो रहा है, सीधा नाम बताया जा रहा है कि वर्कआउट जो होता है उसे उसको एक नाम दिया जाएगा कि जिम में वर्कआउट करना अच्छी बात है या फिर पढ़ना अच्छी बात है, तो उसे हम जेरेंड कहते हैं। कभी भी कोई चीज़ अगर से आईएनजी फॉर्म स्टार्टिंग में आ जाती है तो आपको क्या करना है, कोई काम हो रहा है जैसे कोई नाउन के बारे में बात हो रही है, जैसे जाना, स्कूल को जाना अच्छी बात है, तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे, गोइंग टू स्कूल। ओके, अच्छी बात है यानी अच्छी आदत है, कैसे लिखेंगे, गुड इज गुड हैबिट, ओके, इज अ गुड हैबिट, इस तरीके से लिख सकते हैं आप। तो ये वाली चीज़ें स्टार्टिंग में कभी भी आईएनजी फॉर्म आ गया तो आपको याद रखना है कि सारी चीज़ें ये क्या होगी, जेरेंड होगी और उसके माने होगी कि ये करते हुए या ऐसा हो गया है। ओके, मतलब ऐसा कुछ करना, जैसे हिंदी में लगना है तो आप बोल सकते करना, पढ़ना, भागना, दौड़ना, लिखना, पढ़ना, ये सब स्टार्टिंग में तो इसके ना हो जाएगी। ओके, तो अब थ्रोइंग लाइट, ओके, थ्रोइंग लाइट मतलब प्रकाश डालते हुए, ऑन द आइडिया ऑफ, ओके, ऑन द आइडिया ऑफ यानी किसी आइडिया के ऊपर, मतलब किस चीज़ पर आप टॉर्च डाल रहे हैं, मतलब कौन सी चीज़ रोशनी पड़ने वाली किस पर, आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमैनिज्म प्रोपाउंडेड बाय, ओके, प्रोपाउंडेड यानी जो एक आइडिया दिया हुआ है, मतलब लिखा गया है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, बाय रविंद्रनाथ टैगोर। फिर उसके बाद है डिस्कस इट्स कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस। ओके, अब देखिए यहाँ पे डिस्कस लिखा हुआ है, इसके माने क्या होते हैं मैं आपको और एक बार समझा देता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर स्टार्टिंग में आती है, कोई भी वर्ब की फॉर्म, ओके, अगर नहीं दिख रहा है तो आप 2 सेकंड, ओके, तो देखिए अब अगर से कोई भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, जैसे यहाँ पे डिस्कस लिखे हुआ है तो इसके माने आपको एक ऑर्डर दिया जा रहा है। ओके, ऑर्डर जिसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस करते हैं, कहते हैं, या फिर कोई रिक्वेस्ट हो सकती है कि कोई भी आपको रिक्वेस्ट बोल सकता है कि प्लीज गो देयर। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। अब इसके बाद लिखा हुआ है इट्स रिलेवेंस, इट्स रिलेवेंस यानी जो हम यूनिवर्सल ह्यूमैनिज्म है उसके ऊपर ही बात करें। इट्स रिलेवेंस यानी उसका रिलेवेंस क्या है, यानी किसका रिलेवेंस पूछ रहा है ये, जो आप ये देखिए अभी हमने जो, ओके, यहाँ पे हम जो देखिए ये यूनिवर्सल ह्यूमैनिज्म प्रोपाउंडेड बाय टैगोर, सो इसका रिलेवेंस, ओके, इसका रिलेवेंस क्या है, मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये क्या बोलते हैं, पोजीशन को बता रहा है। पोजीशन यानी किसी चीज़ पर किसका हक है उसे हम बोलते हैं पोजीशन। सो देखिए कभी भी आपको बोलना है कि इट्स, इट्स तो आपको पता है बेजान चीज़ों के लिए, जानदार के लिए भी इस्तेमाल होता है, मैं बता देता हूँ उसका क्या मतलब है। इट्स, दूसरा एक इट होता है, ओके, इट इज को हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में इट्स, ऐसा एक यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी होगी, छोटा सा ऊपर कॉमा बोलते हैं हम, वो लग जाएगा, उसे अपोस्ट्रॉफी बोलते हैं। तो इट्स यानी वो इट इज़ का फुल फॉर्म होता है। ओके, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर से मुझे बोलना है कि मेरी कार तो मैं कैसा लिखूंगा, माई कार। मुझे बोलना है कि उसकी कार तो मैं कैसा लिखूंगा, हिज कार। ये किसके लिए होगा, ये एक बॉय के लिए होगा, हिज कार। और अगर से हम लिखेंगे हर कार, ओके, हर कार यानी उसकी कार, ओके, उसकी कार, ये किसके लिए होगा, हर गर्ल के लिए। अगर मुझे बोलना है कि देयर कार तो ये क्या होगा, उनकी कार, बहुत सारों के लिए, मतलब 1+ एक से ज़्यादा के लिए, ओके, देयर कार लिख देते हैं हम यहाँ पे। फिर हो सकता है यूर कार यानी आपकी कार, आपकी कार हो सकता है, राइट। इसके बाद फिर हम लिख सकते हैं अवर कार। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया गया, इट्स ओके, इट्स रिलेवेंस यानी किसका रिलेवेंस, जो हमने ऊपर अभी पढ़ा है कि ह्यूमैनिज्म का रिलेवेंस क्या है आज के दौर में, वही हमें यहाँ पे करना है। तो हम अब समझ सकते हैं कि आपको यहाँ पे क्या क्या पढ़ने को मिला जब कोई वर्ब स्टार्टिंग में आता है, मतलब कॉमा के बाद एक नया सेंटेंस, ऐसा सोच लीजिए शुरू हो रहा है तो आपको बोला गया कि डिस्कस करें इट्स कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस, मतलब अभी के दौर में, अभी के इसमें इसका रिलेवेंस क्या है, अहमियत क्या है इसकी, वो हमें यहाँ पे लिखना है, ओके, बताना है। तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर एंड हिज आइडियाज,
ओके, ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमैनिज्म रिफ्लेक्ट द इंक्लूसिविटी एंड टॉलरेशन। ओके, सो यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्ट है, यहाँ पे एस नहीं लिखा गया है, मतलब वो मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ थर्ड पर्सन सिंगुलर का, वो वाली क्या चीज़ें आने वाली यहाँ पे बताते। देखिए जब भी कोई भी इंसानों के हम यहाँ पे एक नेम ले रहे हैं, ओके नेम ले रहे हैं, अगर वो एक है, ओके मैं बोल रहा हूँ कोई नेम है, कोई भी चीज़ एक है, वो किसी का भी नाम हो सकता है, इंसान का, जानवर का, कोई चीज़ का, तो हम उसके बाद क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, हमेशा ई एस आएगा या फिर एस आएगा। ओके, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्ब की बात कर रहे हैं, तो हम इसे क्या करते हैं, वर्ब 5 मान लेते हैं। ओके, जैसे अगर मैं बोलूँगा गो, तो इसका वर्ब 5 क्या हो जाएगा, मतलब ही कोई एक नाम के साथ क्या बन जाएगा, ये गोज हो जाएगा। ओके, सो अगर से हमने लिए रिफ्लेक्ट, ओके रिफ्लेक्ट लिया आया हुआ है, तो हम यहाँ पे रिफ्लेक्ट लिखते हैं, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट्स हो जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे कम है तो ये क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा। तो याद रखना वर्ब 5 हमेशा किसके साथ लगेगी, कोई भी एक सिंगुलर पर्सन जो होता है ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर शी, इट, या फिर कोई भी ऐसा एक नाम, इसके साथ हमेशा हमको वर्ब 5 लगाना है। ओके, और जो भी वर्ब 1 है, बाकी जितने भी है, जैसे आई, वी, यू, फिर इसके बाद होता है दे, फिर होता है एक से ज़्यादा नामों के, एक से ज़्यादा नामों के, तो इन सारों के साथ हमेशा क्या आएगा, वर्ब 1 आएगा। वर्ब 1 क्या होता है, ये वाले, जैसे अब यहाँ पे आइडियाज़ लिखे हुआ है, आइडियाज़, तो इसके साथ हमेशा हम क्या लगाएंगे, रिफ्लेक्ट लगाएंगे। और अगर से मैं यहाँ पे सिर्फ एक आइडिया की बात करता, एन आइडिया लिख देता मैं, तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, हमेशा रिफ्लेक्ट्स लगाते हो, कि रिफ्लेक्ट्स, इस तरीके से आपको ध्यान देना है। मेरे ख्याल से आपको नज़र नहीं आ रहा था, 2 सेकंड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरीके से मैं बताया हूँ कि जब भी कोई, देखिए जब भी कोई एक नाम है तो उसके साथ हमेशा हमको वर्ब 5 लगाना है। वर्ब 5 क्या होता है, जब गो का गोज हो जाता है, रिफ्लेक्ट का रिफ्लेक्स, कम का कम्स हो जाएगा, मतलब ई एस लग जाएगा उसके साथ। और वर्ब 5 हमेशा किसके साथ लगेगा, ही, शी, इट, या फिर कोई एक नाम के साथ। वर्ब 1 किसके साथ लगेगा, आई, वी, यू, दे, वन प्लस नाम यानी एक से ज़्यादा। अगर ये आइडियाज़ लिखे हुआ है तो हम इसके साथ रिफ्लेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। एन आइडिया एक आइडिया तो हम इसके साथ रिफ्लेक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ओके, अगर पसंद आ गया, मतलब समझ में आ गया वीडियो, तो आप इसको लाइक ज़रूर कर देना। ओके, फिर देखिए उसके बाद क्या हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या गया, रविंद्रनाथ टैगोर एंड हिज आइडियाज, उनके आइडिया। देखिए अभी हमने अभी पढ़े थे कि हिज कार यानी उसकी कार, तो हिज आइडियाज यानी उनके आइडियाज, किनके, रविंद्रनाथ टैगोर जी के आइडियाज ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमैनिज्म, मतलब यूनिवर्सल ह्यूमैनिज्म के आइडियाज रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्ट क्यों लिखे, क्योंकि आइडियाज बहुत सारे हैं। द इंक्लूसिविटी एंड टॉलरेशन, ओके इंक्लूसिविटी पता है आपको, इंक्लूजन है सबका, सबको एक साथ लाना, एक जगह पर लाना। टॉलरेशन तो आपको पता ही है कि क्या कहते हैं हम, बर्दाश्त करने की ताकत को। तो ये सारी रिफ्लेक्ट करता है कि दो चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है। इन अवर सिविलाइजेशनल वैल्यूज, देखिए इन अवर सिविलाइजेशन, हमने अभी पढ़ा था कि अगर से हमको बोलना है कि हमारी कार, तो हम क्या बोलेंगे, अवर कार। तो ये अवर सिविलाइजेशनल वैल्यूज में क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है कि ओके इन अवर, मतलब हमारे जो सिविलाइजेशनल वैल्यूज है उसमें ये रिफ्लेक्ट करता है, प्रकट होता है, हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं। कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस, कंटेम्प्रेरी के माने क्या होता है कि कोई हम सफ़र, जैसे हम साथी, जैसे आपका भी दोस्त आपके लिए कंटेम्प्रेरी, समझो वो भी एक थिंकर है और आप भी एक थिंकर है, तो वो आपके लिए कंटेम्प्रेरी। तो अभी का रिलेवेंस कंटेम्प्रेरी क्या है, इसका कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस अभी की अहमियत क्या है वो बताया गया है 21st सेंचुरी में। 21st सेंचुरी इज बीइंग डिफाइंड। ओके, अब देखिए यहाँ पे इज बीइंग डिफाइंड को हम अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कभी भी अभी वर्ड अगर कभी आपको देखने को मिले तो आप इसे आराम से पढ़ सके। देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं इज, या फिर लिख सकते हैं वॉज, मतलब ये प्रेजेंट में, पास में, था, है, इसके माने हो जाएंगे है। छोटे छोटे चीज़ें आपको पता होना चाहिए, था। या फिर हम ले सकते हैं वर के माने थे, एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होगा। उसके बाद या ले सकते हैं आप यहाँ पे एम, ओके एम यानी इसके आई के साथ हमेशा याद होगा। इतने सारी चीज़ें, इज, वॉज, वर, एम। इसके साथ देखिए कभी भी अगर हमने बीइंग लगा दी, ओके बीइंग, और उसके बाद हमने अगर से वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, तो इसके माने हो जाएंगे किया जा रहा है। जैसे कोई काम किया जा रहा है, जैसे हम बोलते किया जा रहा है। देखिए इसे पैसिव वॉइस बोलते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ, हम बोल सकते हैं आई एम, क्या लिखते हैं हम, आई एम राइटिंग, क्या लिख रहे हैं हम, आई एम राइटिंग अ लेटर। ओके इतना हो गया। तो अब मुझे बोलना है कि एक लेटर लिखा जा रहा है मेरे जरिए, अ लेटर इज बीइंग, फिर यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, रिटन बाय मी। अब यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए, ये वर्ब के फॉर्म्स पता होने चाहिए, और ये किस तरीके से राइटिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म में हो गया वो लिखा है, पता होना चाहिए। उसके साथ देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। अब इसके लिए आपको टेंस का भी पता होना जरूरी है कि कौन सा टेंस है। और उसके बाद ये वर्ब का थर्ड फॉर्म का पता होना, मतलब राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, राइट के वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन होता है। तो इस तरीके से अ लेटर क्या है, ये हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। उतनी चीज़ें सोचने की जरूरत नहीं। देखिए मैं आपको इसके अंदर ही बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखे हमने, इज बीइंग, ओके 21st सेंचुरी इज बीइंग डिफाइंड, मतलब 21st सेंचुरी के बारे में अभी बात हो रही है। ऑब्जेक्ट है लेकिन अभी हम इसे सब्जेक्ट की तरह मान रहे हैं। 21st सेंचुरी इज बीइंग डिफाइंड, मतलब 21st सेंचुरी को डिफाइन किया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है।
इस तरीके से बोल सकते हैं ना। अगर हमको लिखना है कि मुझे बोला जा रहा है तो मैं कैसा बोलूँगा, आई एम बीइंग स्पोकन। आई एम बीइंग स्पोकन यानी मुझे बोला जा रहा है। आई एम बीइंग थॉट, मुझे सोचा जा रहा है। आई एम बीइंग सेंट, मुझे भेजा जा रहा है। इस तरीके से देखिए मैं आपको लिख कर भी दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि मुझे भेजा जा रहा है, तो मैं कैसा लिखूंगा, आई एम, फिर हमें क्या लगाना है, बीइंग लगाना है, बीइंग, फिर लगाना है सेंट। सेंट क्या है, ये वर्ब का जो सेंट है उसका क्या थर्ड फॉर्म क्या है, सेंट है। ओके, ये वाला क्या है, थर्ड फॉर्म इसका, आई एम बीइंग सेंट। अब मुझे बोलना है कि आई एम बीइंग डिफाइन। ओके, मतलब डिफाइन, समझो मैं कोई बाहरी इंसान बन गया हो, ओके, एक बड़ी तोप बन गया हो, तो मुझे डिफाइन किया जा रहा है इस तरीके से कि अ कॉन्सेप्ट इज बीइंग डिफाइन, इस तरीके से बोल सकते हैं, कॉन्सेप्ट इज बीइंग, ओके, अभी यहाँ पे हम लिख रहे हैं डिफाइन, डिफाइन बाय माय टीचर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम। यहाँ बाय टीचर एजेंट आना चाहिए, एजेंट यानी जो इसके बारे में बात हो रही है, ये वाला एजेंट कहा जाता है, लेकिन उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट इज बीइंग डिफाइंड बाय माय टीचर, एक कॉन्सेप्ट क्या किया जा रहा है, डिफाइन किया जा रहा है मेरे टीचर के जरिए, उनके जरिए बताया जा रहा है। ओके, फिर उसके बाद देखते हैं हम। ओके, सो इतना हो गया एज एन, ओके, डिफाइन एज एन ईरा ऑफ, मतलब किस तरीके से बताया जा रहा है, एज ऐसा बताया जा रहा है, इसके जैसा बताया जा रहा है। एन ईरा ऑफ प्रॉब्लम्स विदाउट, ओके, पासपोर्ट्स बाय, ओके, ये नाम पढ़ने में कॉफ़ी आना मतलब कभी पढ़े नहीं हमने, तो अभी बताए मुझे कमेंट करके क्या नाम है। ओके, सो यहाँ पे देखिए एज एन, एन की स्टार्ट, हम एन को समझते हैं, एन क्यों आया, ई क्यों नहीं आया, उसे भी हम थोड़ा सा समझते हैं। ओके, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी इंग्लिश ना पूरी तरीके से सुधारने वाली है, इसलिए मैं आपको बारीक बारीक कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो बता रहा हूँ। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, आर्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, आर्टिकल्स। ओके, आर्टिकल्स हमको पता है क्या होता है, ए होता है, एन होता है और द होता है। देखिए अब ए और एन को समझते हैं हम। कभी भी देखिए इसके बाद हम वॉवेल्स को लिख रहे हैं। ओके, वॉवेल्स, वॉवेल्स कितने पता है आपको, ए, ई, आई, ओ और यू होता है, इतना है। अब इनकी आवाज़ देखना है कि ई की आवाज़ क्या आ सकती है, अ आ सकती है, आ सकती है, ए आ सकती है और ए आ सकती है। ओके, और ई की आवाज़ क्या आ सकती है, ए आ सकती है या फिर अ आ सकती है। ओके, इतना आ सकता है। इसकी आवाज़ क्या आएंगी, आई आएंगी, या फिर इसकी आवाज़ भी क्या आ सकती है, अ भी आ सकती है कभी कभी। ओके, देख लेंगे हम क्या है, इसकी आवाज़ क्या आ सकती है, अ आ सकती है, इसकी भी आवाज़ अ आ सकती है और इसकी आवाज़ अ। अगर इन सब की आवाज़ों में से इसमें से कोई भी आवाज़ आ रही है तो आपको हमेशा एन का इस्तेमाल करना है। जैसे क्या लिखेंगे हम, एन अम्ब्रेला और एन एग। अब ज़रूरी नहीं अगर यहाँ पे वॉवेल्स है, जैसे हम यहाँ पे एन यूनिवर्सिटी कभी नहीं लिख सकते क्योंकि यू की आवाज़ क्या है, एन यूपीएससी भी हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यू की आवाज़ अ नहीं है, य है, तो य के साथ हमेशा क्या आएगा, ए आएगा। तो यहाँ पे ये एन गलत है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अ यूनिवर्सिटी लिखना पड़ेगा आपको, अ यूनिवर्सिटी। ओके, सो एन हमेशा किसके साथ, इन आवाज़ों के साथ इस्तेमाल होगा। ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं हम यहाँ पे एन एम एल ए भी लिखेंगे, एन एम एल। अब ये तो क्या बोलते हैं, ये वॉवल्स नहीं है, लेकिन इसके बाद एम आती है, एम। तो इस तरीके से हमें ये समझना है। क्या पढ़ा है हमने अभी, हमने पढ़े कि अगर कोई भी वर्ड्स वॉवेल्स की आवाज़ से स्टार्ट होगा, वॉवेल्स की आवाज़ अ, ई, आई, ओ और यू, तो हम उससे पहले एन लगाएंगे, बाकी सबके साथ हम क्या लगा सकते हैं, ए। और ये दोनों के मायने क्या होता है, एक होता है। ओके, एक छतरी, एक इंसान, एक औरत, एक बॉय, एक गर्ल, इस तरीके से लगा सकते हैं। ओके, और एन के साथ आप जितना भी है लगा सकते हैं, कार लगा सकते हैं, अब बाइक लगा सकते हैं आप ये। और इसके साथ हमेशा क्या आएगा, जिसकी आवाज़ अ आ रही है, जैसे अम्ब्रेला, लेकिन यूनिवर्सिटी इसके साथ लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि इसकी आवाज़ ये है। ओके, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। चलिए वीडियो की तरफ और बढ़ते हैं आगे हम। फिर उसके बाद देखिए, सो अभी क्या हो रहा है कि पासपोर्ट मतलब क्या हो रहा है कि 21st सेंचुरी को क्या डिफाइन किया जा रहा है, एज एन ईरा ऑफ प्रॉब्लम्स विदाउट पासपोर्ट। मतलब 21st सेंचुरी को एक ईरा के तौर में जो प्रॉब्लम्स है लेकिन बिना पासपोर्ट के आ गए हैं, ऐसे एक ईरा के तौर पे देखा जा रहा है। तो देखिए वीडियो तो बहुत बड़ा हो गया है, मतलब हमें वीडियो यहीं रोकना होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अगर से अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ पहले वीडियो में ख़त्म करने से पहले, कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूपीएससी के लिए क्या कर रहे हैं, हम इंग्लिश सीख रहे हैं। ओके, अगर आप भी इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड है, ओके, अगर आप इंग्लिश सीखने में आपको, चाहे आप यूपीएससी की पढ़ाई हिंदी से कर रहे हो या फिर मराठी से या फिर तेलुगु से, कोई भी हो, उर्दू हो, मतलब जो भी आपको अगर हिंदी आती है समझने में, तो अभी चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इसमें हम क्या सीख रहे हैं, इंग्लिश का बेसिक सीखने वाले हैं। ओके, हम ऐसी कोई भी चीज़ों को लेंगे, जैसे कभी हम न्यूज़पेपर ले लेंगे, ओके, कभी हम एनसीईआरटी ले लेंगे, और इससे क्या करेंगे, हम उसके अंदर जो भी छोटी छोटी इंग्लिश इस्तेमाल हुई है उस इंग्लिश को ना अच्छे से हम पढ़ेंगे और उसके सारे कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। जिस तरीके से हमने आज कौन सा कॉन्सेप्ट सीखा है आपको पता है, हमने आज पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। ओके, पैसिव वॉइस। ओके, पैसिव वॉइस जो होती है जैसे किसी के द्वारा कुछ किया जा रहा है उस तरीके से। और हमने आज सीखे हैं कि हम
वर्ब 1 या वर्ब 5 कहाँ लगाना है वो सीखे हमने। और आज हमने छोटे से आर्टिकल के बारे में सीखे। ये सारी कॉन्सेप्ट आपको अलग अलग तरीके से सिखा रहे हैं, मतलब एक साथ पढ़ोगे तो इंग्लिश बहुत दिनों में सीखोगे, लेकिन ऐसा हम थोड़े थोड़े लेके चीज़ें सीखेंगे। अगर आपको पसंद आ रहा है एफर्ट तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।